हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण और पर्यावरण में क्या देखने वाले हैं। एक बार आपका सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए सिलेबस है और जितने ऊपर टिक लग चुके हैं वो टॉपिक हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं भारत में नदियां, हम नदियों के बारे में आज देखेंगे, जिसमें भारत में हमारे और कौन कौन से चीज छूट रहे हैं। पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, ये हमारे छूट रहे हैं, जिसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हम जो देखेंगे भारत में नदियां, यानी कि भारत में जो प्रमुख नदियां हैं इनके बारे में हम देखेंगे। और एक बात कि हम इसे इस भारत के नक्शे के माध्यम से देखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और ये हमें समझ में भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की नदियां। देखिए, जो भारत की नदियां हैं इन्हें अपवाह प्रणाली कहा जाता है। अपवाह में जो बह रही होती हैं नदियां हमारी बहती हैं, इसलिए इन्हें अपवाह कहा जाता है। इन अपवाह प्रणालियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? एक आपका आता है हिमालयवर्तीय अपवाह, यानी कि जो हिमालय वाले क्षेत्र से होती हुई बहती हैं उन नदियों के बारे में देखेंगे। और दूसरा आएगा प्रायद्वीपीय अपवाह। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। तो देखिए, भारत का ये जो हिस्सा, अगर हम इतने हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा हमारे तीन तरफ से घिरा है, पूरब से, पश्चिम से और दक्षिण से घिरा होने के कारण ये प्रायद्वीप की स्थिति में आता है। तो प्रायद्वीप यानी कि इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे हिमालय पर्वतीय अपवाह। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर के सिरे से स्टार्ट करेंगे और एकदम नीचे तक जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखिए, हमारे भारत में सबसे ऊपर जो नदी होती है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। यहां से निकलते हुए ये होते हुए पाकिस्तान के कराची में समुद्र में जाके गिर जाती है। और इसके बीच में 5 सहायक नदियां होती हैं। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देख लेते हैं। यहाँ पे पहली हमारी आ जाती है झेलम। दूसरी आ जाती है चेनाब, रावी, ताप्ती और सतलज। ये 5 नदियां हैं, जिसमें से 4 नदियां यानी कि झेलम, चेनाब, रावी और ताप्ती आपकी भारत से ही निकलती हैं, जबकि सतलज पुनः मानसरोवर झील के पास से निकलते हुए वो पाकिस्तान के मीठरकोट में जाकर पाकिस्तान के मीठरकोट में पुनः सिंधु नदी से मिल जाती है। और ये 4 नदियां, जो ऊपर 4 नदियां, इनके प्रवाह को साथ में लेकर जाती हैं। देखिए, जिसमें ताप्ती आपकी पंजाब में ही सतलज नदी से मिल जाती है, बाकी जो नदियां हैं वो जाते जाते पाकिस्तान में इससे पुनः मिल जाती हैं। तो ये 4 नदियों का प्रवाह लेकर पाकिस्तान की मीठरकोट में सिंधु नदी से मिल जाता है। ये हमारा हो गया। और देखिए, जिसमें से सिंधु नदी की जो लंबाई, टोटल सिंधु नदी की लंबाई हम कहें तो 2880 यानी कि 2880 किलोमीटर है, जिसमें भारत में मात्र इसका 1114 किलोमीटर हिस्सा ही भारत का इसमें आता है। अब देखिए, ये हमारा हो गया इधर की नदियां। मानसरोवर झील से ही एक और नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से होते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है भारत में, और ये बांग्लादेश में फिर पुनः यहाँ से घुस जाते हुए और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है तो इसका नाम सांगपो हो जाता है, सांगपो। और जब यही नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यानी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब यही नदी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में इंटर करती है तो बांग्लादेश में इस नदी को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये जमुना नदी पश्चिम से बहकर आ रही गंगा नदी में यहाँ से मिलती है, जब इसकी धाराएं मिलती हैं तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये धारा आपकी मेघना कहलाती है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई अगर हम कहें तो ये 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर, जिसमें मात्र भारत के हिस्से में जो आती है वो लंबाई इसकी है 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत के हिस्से में केवल आता है 916 किलोमीटर। अब आइए हम देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। जब यहाँ से निकलती है तो इसे भगीरथी कहा जाता है, भगीरथी। और यहीं के संतोषपथ नामक हिमनद पर से, ये बहुत छोटे से एरिया में है। और हिमनद से जब ये एक नदी निकलती है अलकनंदा,
और अलकनंदा और भगीरथी जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो ये गंगा नदी, इनकी मिली हुई धारा को गंगा नदी कहते हैं। और ये गंगा नदी 5 राज्यों से होते हुए फिर पुनः बांग्लादेश में होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से अपनी धारा को जोड़ते हुए मेघना कहलाते हुए पुनः फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इससे रिलेटेड और पॉइंट देखते हैं। देखिए, गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, अगर हम गंगा नदी को 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक आपका उत्तर का पोर्ट हो जाता है, एक हो जाता है दक्षिण का पार्ट। तो हम गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। वरुणा आपकी, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, ये इस तरफ से मिलने वाली छोटी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ये बस खाली ये से यहाँ पे मिल जाती हैं। अब देखिए, यहाँ से दक्षिण की तरफ से कौन कौन सी नदियां गंगा में मिलती है। तो दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलने वाली है यमुना, चंबल, सोन और टोंसी, 4 नदियां। हालांकि छोटी छोटी और नदियां हैं, लेकिन 4 नदियां जो फेमस है जो गंगा नदी में मिलती हैं। अब यहाँ से देखते हैं यमुना नदी के उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकलती हुई आती है और इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिल जाती है। हो सकता है ड्रॉ करने में थोड़ा गड़बड़, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। वहीं गंगा नदी की हम टोटल लंबाई देखें 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी इतनी इसकी लंबाई है। अब देखिए, यहीं पे चंबल नदी जो यमुना नदी की सहायक है, ये कहाँ से आपके देखिए यहाँ से निकलती हुई जना पावा पहाड़ी है जो महू MP में है, यहाँ से ये आके यमुना नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और यहीं पे फिर देखिए आपकी सोन नदी मिलती है। सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 750 किलोमीटर, यानी कि 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है सोन नदी। फिर पुनः क्या ये गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना था, और ये आपकी जमुना नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी चाहिए। जब दोनों की धाराएं मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से ये जानी जाती है। और मेघना से फिर जब लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो सुंदरबन डेल्टा नाम का डेल्टा बनाती हैं, और जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये हो गए हमारे हिमालयवर्तीय नदियां। अब देखिए, हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र में चलते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम देखेंगे पहले पूर्वी घाट की जो नदियां हैं, यानी कि जो पूर्वी घाट में गिरती हैं उन नदियों के बारे में। तो यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां गिरती हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम नाम ले तो आ जाता है महानदी के बारे में। देखिए, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक स्थान में स्थित मैकाल की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से अमरकंटक एक भाग है, यहाँ से ये निकलती है और उड़ीसा के निकट डेल्टा बनाती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और महानदी की कुल लंबाई हम कहें तो महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, ये लगभग तय करती है दूरी। और इसकी महानदी की अगर सहायक नदियां हम कहें तो ओल नदी, तेल नदी, मंड नदी और डूब नदी क्या है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं पे इसके बाद हमारा आ जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और स्थित में त्रियंबकम की जो पहाड़ियां वहां से निकलती है और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के निकट डेल्टा बनाती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इसकी लंबाई की टोटल बात करें तो 1465 किलोमीटर ये कुल लंबाई तय करती है, यानी कि इसकी जो लंबाई है नदी की 1465 किलोमीटर। और इस दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इंद्रावती, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा और वेनगंगा। देखिए, पेनगंगा, वेनगंगा ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। ये गोदावरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेनगंगा, पेनगंगा एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पेनगंगा और वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। फिर आ जाता है हमारा कृष्णा नदी। देखिए, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी कुल लंबाई हम कहें तो 1400 कृष्णा नदी, और ये कुल लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पे कोयना, यरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मुंशी इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं पे हम और नीचे अगर आ जाते हैं तो आ जाता है कावेरी की स्थिति को देखें। कावेरी कर्नाटक के कुर्ला जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और रिचापल्ली के निकट
डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगर इसकी लंबाई की टोटल बात करें तो ये 805 किलोमीटर लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हेमावती, लोकपालवी, भवानी, सुपर्णवती, कब्बिनी और अमरावती ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपकी पूर्वी घाट की नदियां हो गई। अब देखिए हम पश्चिमी घाट की नदियों की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में आपकी सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। यहाँ पे आपकी आ जाती है नर्मदा। देखिए थोड़े से पिक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपकी आ जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये नर्मदा और तापी, देखिए दो फेमस नदियां हैं। तापी ये नदियां पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं, यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। तो इनकी स्थिति को देखें। नर्मदा की स्थिति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हुई गुजरात के प्रवाही होती हुई गुजरात के भड़ौच के निकट मुहावना बनाती है। और ये नदियां देखिए इस तरफ की जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं और इस तरफ की जो नदियां सागर में गिरती है वो ज्वार नद मुनि एस्चुरी बनाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें नर्मदा की तो 1312 किलोमीटर इस नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है। और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होती, नर्मदा तापी ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होती के बहती हैं। इसमें नर्मदा के सहायक नदियों की बात करें तो तवा, वर्नेर, अय्यार, दूधी, माचक, कोनारा ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अब वहीं पे ताप्ती की बात करें तो ताप्ती देखिए महाराष्ट्र के जो निकट है बैकुल की पहाड़ियां हैं सतपुड़ा से निकलती हैं और गुजरात के निकट ये ज्वारनद मुख बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, पटकी, हरकी, लादवा ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ताप्ती नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है। और इधर के क्षेत्र में आपकी कोई लगभग नदियां नहीं आती। अब देखिए एक नदी हमारी है लूनी। लूनी एक अपवास स्वरूप नदी है। ये राजस्थान यहाँ पर आपको मिलेगी। इतनी दूर में आते हुए स्वतः ही यहाँ से निकलती है और यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये राजस्थान के अरावली पर्वत के नाग श्रृंखला पर्वत से निकलती है और 320 किलोमीटर की ये दूरी, यानी कि इसकी जो लंबाई है लूनी नदी की 320 किलोमीटर है। और ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर मीठा पानी बहता है और नीचे इसके खारा पानी बहता है। लूनी आंतरिक अपवाह का उदाहरण, यानी कि अंदर ही अंदर ये नदी बहती है और बाहर से दिखाई नहीं देती। इसकी सहायक नदियां देखिए इसके भी सहायक नदियां, लेकिन ये लूनी नदी किसी सागर में नहीं गिरती वरन जमीन में ही समाहित हो जाती है। लिलेड़ी, मिठरी और सुखड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपके ये नदियों वाला टॉपिक समाप्त हुआ। कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।